आज का जो ये वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 इसके पहले वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसमें बेसिक कंसेप्ट दिया गया है। और ये वीडियो हमारा आज इस दो टॉपिक पे रहेगा, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन and slope of a straight line. So let us start the video. First, inclination of a straight line. क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन, क्या होता है? कोई भी प्लेन, जैसे आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं, प्लेन रोड पे चल रहे हैं, उसके बाद कहीं पर ऐसे आपको चढ़ावा मिलता है, स्टीप चढ़ावा मिलता है। मतलब क्या हुआ, प्लेन जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा वो इंक्लाइंड हो गया, प्लेन से वो इंक्लाइंड हो गया, रोड प्लेन से वो इंक्लाइंड हो गया। इसी तरह से जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने रोड को रेफरेंस माना उससे इंक्लाइन हुआ, उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन को जब हम डिफाइन करेंगे या बताएंगे तो हमारे लिए भी एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए, और वो रेफरेंस लाइन है हमारा एक्स एक्सिस। वो रेफरेंस लाइन है हमारा एक्स एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन जैसे मान लीजिए यहां से ऐसे करके ये रोड है, मान लीजिए प्लेन रोड है। अब यहां से कोई लाइन ऐसे जा रहा है, मतलब समझिए कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो पहाड़ पे जब चढ़ रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना आपका, पीछे भी इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया, ये लाइन जो बना, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, थीटा, लेट अस से थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, देखिए क्लॉकवाइज में ये एंगल बना रहा है, ये बना रहा है कि नहीं? इस एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब इंक्लिनेशन को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे angle made by the line with x-axis in anti-clockwise will be said as inclination of the line. It means inclination को जब हम define करेंगे किसी लाइन के inclination को, तो वो होगा एंगल made by the line with x axis। अच्छा, इसमें एक चीज और, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहां भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल तो इक्वल है, एंगल तो इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल इक्वल है। लेकिन कुछ जगह लिखता है विथ एक्स एक्सिस एवं द एक्स एक्सिस, ठीक है, एवं हम लोग भी मान लेते हैं इस कन्वेंशन को, एवं द एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is inclination of the line। ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसको, उस एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल, लाइन एल। लेट अस सपोज ये थीटा एंगल जो है 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो हम बोलेंगे
लाइन एल का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, लाइन एल का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। दैट्स ऑल, बस इतना ही। यदि ये एंगल 45 डिग्री होगा, इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, 57 डिग्री होगा, इंक्लिनेशन 57 डिग्री है। अच्छा, अभी तो मैंने क्या किया, रोड पर से ऊपर गए, मतलब चढ़ाव, चढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा होता है घाटी में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा रोड होता है, अचानक से ऐसे चढ़ाव हो जाएगा, लेकिन फिर कभी कभी देखिएगा कि वो डाउन भी जाता है, नीचे भी जाता है, यानी उसका भी तो इंक्लिनेशन है। रोड यदि ये रोड है, प्लेन रोड है, प्लेन रोड ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी तो प्लेन रोड के साथ इंक्लिनेशन होगा उस लाइन का भी। तो अब एक लाइन और हम बनाते हैं, उसका भी इंक्लिनेशन देखेंगे। इसको एज इट इज रहने दीजिए, मैं ब्लैक से बनाता हूं। ये देखिए, ये लाइन L1, लाइन L1, ठीक है। अब यहां देखिए, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एबव द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे, इस लाइन का इंक्लिनेशन मान लीजिए ये 125 डिग्री है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन L1, उसका इंक्लिनेशन होगा 125 डिग्री, 125 डिग्री, ठीक है। डिफिनेशन सेम रहेगा, यही रहेगा, एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस एबव द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री, इस लाइन का इंक्लिनेशन 125 डिग्री। ये जो है चढ़ाव वाला लाइन हुआ, ये नीचे डाउन आने वाला लाइन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की बात देखिए, ये लाइन जो बना रहा है एंगल, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और ये देखिए मोर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल जो, यदि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो उसके इंक्लिनेशन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इंक्लिनेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। और यदि ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो हम कहेंगे उस लाइन का इंक्लिनेशन निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। सिंपल सा देखता है, यदि हम ऐसे चढ़ रहे हैं, इसको पॉजिटिव माने हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतर रहे हैं तो निगेटिव मानेंगे। तो ये समझ गए कि इंक्लिनेशन जो है, यदि एक्यूट एंगल बनाता है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनाता है, तो वो इंक्लिनेशन पॉजिटिव होगा। और जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो यदि ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इंक्लिनेशन नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका एक और पहलू है, इसको ध्यान दीजिए, ये अल्फा, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये यदि 125 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 में 25 को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। या तो आप बोलिए कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो इंक्लिनेशन जो है नेगेटिव है, या बोलिए यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रहा है, तो वो इंक्लिनेशन भी नेगेटिव होगा, वो इंक्लिनेशन भी नेगेटिव होगा। यानी इसके साथ आप लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, मेड बाय
the line with x-axis into clockwise direction is negative। यदि हमको मिले कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई लाइन एक्यूट एंगल बना रहा है तो हम बोलेंगे उसका इंक्लिनेशन नेगेटिव है, उसका इंक्लिनेशन नेगेटिव है। ठीक है। और लेकिन यदि हमको इंक्लिनेशन एंगल निकालने देगा तो हमको ये ही निकालना है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। या यदि ये निकालेंगे इसको लिखेंगे -55 डिग्री और ये तो एज इट इज है 60 डिग्री। ये हुआ इंक्लिनेशन। क्या होता है इंक्लिनेशन? पॉजिटिव इंक्लिनेशन क्या होता है और नेगेटिव इंक्लिनेशन क्या होता है। यदि एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट है इसका मतलब उस लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव है, और यदि ऑब्ट्यूज है तो उस लाइन का इंक्लिनेशन नेगेटिव है। या नेगेटिव के केस में, या यदि एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब है वो इंक्लिनेशन नेगेटिव है। ये रही बात इंक्लिनेशन। अच्छा रहेगा तब हम लोग देखेंगे क्या है इंक्लिनेशन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप। अब स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, ऐसे जा रहा है, लाइन इनडेफिनेटली दोनों तरफ जाता है, लाइन। ठीक है, ये लाइन है। अब हमको डिफाइन करना है स्लोप। तो अभी हमने जाना इंक्लिनेशन को। ठीक है, इंक्लिनेशन। तो इसका इंक्लिनेशन है थीटा, इसका इंक्लिनेशन थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ये लाइन एल एक्स एक्सिस से एबव द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। इसका मतलब हुआ इस लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक है, इंक्लिनेशन है थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का स्लोप को, इंक्लिनेशन को मेजर करना ही समझिए स्लोप है। स्लोप ऑफ द लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप ऑफ एनी लाइन which is represented by m is nothing but tangent of inclination, tangent of inclination। Let us suppose ये थीटा यदि 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, ये लाइन L का इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन L, ये होगा m इक्वल टू, m से रिप्रेजेंट करते हैं 10 यानी टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। अब 1045 डिग्री का वैल्यू जो होगा वही इसका स्लोप होगा, और आई थिंक 1045 डिग्री 1 होता है, यानी इस लाइन का स्लोप 1 होगा, इस लाइन का स्लोप 1 होगा। ठीक है। इंक्लिनेशन एक एंगल है, इंक्लिनेशन एक एंगल है,
और स्लोप जो है मेजरमेंट है कि ये कितना इंक्लाइंड है। थीटा से ठीक है पता चल रहा है न्यूमेरिकली कितना इंक्लाइंड है। तो m इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज यहां चूंकि 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये हुआ स्लोप। अब ये लाइन तो ऐसे जा रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन अब इसी को हम दूसरा लाइन बनाते हैं जो नीचे उतर रहा है, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं हम लोग। अभी ये तो चढ़ रहे थे, अब उतर रहे हैं L1 लाइन के थ्रू, ठीक है। और ये एंगल है, लेट अस सपोज ये इसको ले लेते हैं हम लोग 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन L1 एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री का। इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन L1 is equal to 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये तो यही हमको पता चल गया, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए इसका इंक्लिनेशन नेगेटिव है, तो इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ये स्लोप पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, ये स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप भी नेगेटिव होगा। अब स्लोप इसका नेगेटिव होगा ये तो ठीक है, और स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालना है, तो नेचुरली स्लोप जो होता है M1, यहाँ M रखा था, यहाँ M1 इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री, लिटिल बिट दिक्कत निकालने में, थोड़ा दिक्कत है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो अब इसको देखिए, ये एंगल कितना है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में एंगल कितना बन रहा है, 180 में 135 को माइनस करेंगे तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेकिन 1045 का वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, 1 आएगा। लेकिन चूंकि हमने 45 डिग्री इसके जगह पे इसका यूज करना है, बेसिक इंक्लिनेशन यही है, इंक्लिनेशन का जो डिफिनेशन है ये है कि नहीं, इंक्लिनेशन मतलब एक्स एबव द एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसका स्लोप भी यही होगा, टेन थीटा यानी 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री 10 निकालने में करेंगे 1090 प्लस दिस, ठीक है, वो माइनस में आएगा कॉट, तो माइनस में उसका तो आंसर आएगा ही, पक्का है। लेकिन इतना करने के बजाय हम यदि ऐसा करें कि ये इधर से हुआ 135 डिग्री, तो इधर से ये 45 डिग्री है, तो हम इसको कर दें, इंक्लिनेशन तो नेगेटिव होगा क्योंकि इधर वाला एंगल ले रहे हैं 1045 डिग्री। ये एंगल इंक्लिनेशन ही हो गया माइनस, इंक्लिनेशन क्या हो गया, माइनस। इसको ऐसे समझिए, इंक्लिनेशन हो गया माइनस में, यदि इस लाइन का इंक्लिनेशन बात कर रहे हैं हम,
ये क्लॉकवाइज बना है 45 डिग्री, ये नेगेटिव इंक्लिनेशन है, यानी इसका जो वो थीटा जिसको इंक्लिनेशन बोलते हैं वो -45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इंक्लिनेशन ही नेगेटिव हो गया है। अब एक बात तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ ही चुके होंगे, टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan थीटा, यानी टेंजेंट ऑफ एनी नेगेटिव एंगल, टेंजेंट ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, यानी यहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। यह बात समझ लीजिए, ये जो 135 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब इसका इंक्लिनेशन नेगेटिव होना है, ठीक है। उसी को दूसरे तरह से हम बोलते हैं कि यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल ना लेकर के उसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एबव द एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज एंगल ले, तो ये नेगेटिव इंक्लिनेशन कहलाएगा, नेगेटिव इंक्लिनेशन कहलाएगा। यानी इसको यदि हमको बोलना हो तो हम बोलेंगे इस लाइन का इंक्लिनेशन -45 डिग्री है, -45 डिग्री है। इस लाइन का L1 का इंक्लिनेशन -45 डिग्री है, क्योंकि ये जो मैंने एंगल मेजर किया है वो क्लॉकवाइज किया है, ठीक है। और यदि हम पॉजिटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे इस लाइन का इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। तो स्लोप ऑफ द लाइन यानी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं और -45 डिग्री भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन L1 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दैट इंक्लिनेशन, या तो 10 135 डिग्री लिखे या 10 -45 डिग्री लिखे। और ये आपने पढ़ा होगा किसी भी नेगेटिव एंगल का टेंजेंट नेगेटिव होता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल के, यानी 10 - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, 10 -45 डिग्री इक्वल टू -tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का यहां आ जाते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए इस लाइन का स्लोप हो गया -1, इस लाइन का स्लोप हुआ +1, इस लाइन का स्लोप हुआ -1, ठीक है, क्लियर है। यानी इससे यह भी पता चला यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, जैसे इंक्लिनेशन की बात हुई थी, उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंक्लिनेशन एंगल का मेजरमेंट है और स्लोप जो है उस एंगल का टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप ऑफ एनी प्लेन भी हो सकता है, यानी रोड, स्लोप ऑफ एनी लाइन भी हो सकता है। स्लोप बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। और स्लोप ऐसे ही निकालते हैं tan थीटा, जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट निकाल देने से स्लोप निकल जाता है, ठीक है, निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री की भाषा में। तो अभी तक हमने जाना कि ये कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता हो और वो एंगल हमको पता हो, तो हम आराम से उसका स्लोप निकाल सकते हैं।
बाय यूजिंग दिस फार्मूला m यानी स्लोप या ग्रेडियंट n इक्वल टू tan टेंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा। जैसे यहां मान लिया थीटा बना रहा है, इसको बढ़ा दिए, लाइन को प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। मान लीजिए आपको ये एंगल नहीं पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको जनरली हम लोग खेलते हैं पॉइंट्स के साथ। किसके साथ? पॉइंट्स के साथ। पता चला आपको कि इस लाइन पे दो पॉइंट है, ए एंड बी। इस लाइन पे दो पॉइंट है ए एंड बी, और इसका लोकेशन दिया हुआ है। अब लोकेशन में क्या दिया हुआ है? x1 y1, और इसका दिया हुआ है x2 y2। x1 मतलब इस a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 मतलब इस a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। यहां x2 मतलब b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y2 मतलब b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। मतलब एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट दिया जा सकता है कि ये जो है 3 2 है, ठीक है, हो गया। ये x1 के जगह पे 3 2 हो सकता है, यदि हम एकदम ग्राफ पेपर पे खींच रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा। और ये हो सकता है कि 5 2 या 7 4 हो सकता है, 7 4 हो सकता है। यानी यहाँ x कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। अब इसका ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, अब जनरलाइज वे में हम लोग ये यूज करते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से जनरलाइज वे में, अनलेस एंड अनटिल कि उस पॉइंट का कोई फिक्स्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ ना हो। अब इतना ही दिया हुआ है, ये एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि दो पॉइंट है, उससे होकर एक लाइन गुजर रहा है। ये ए और बी दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, इससे होकर एक लाइन गुजर रहा है एल। अब बताइए कि एल का स्लोप क्या होगा? थीटा पता ही नहीं है, अब एल का स्लोप निकालना है। अब इस पे चर्चा करेंगे, एल का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर ये डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे कलर से डालते हैं, यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। डाल दिया मैंने। अब ये तो पता है कि ये दोनों लाइन इस लाइन के साथ ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। ये दोनों लाइन को ये लाइन काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। दोनों 90 डिग्री है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और कमाल देखिए, इसको थोड़ा सा वैसे बढ़ाते हैं, यानी समझिए कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर खींचे और इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिए जो बी क्यू लाइन को आर पे मिल रहा है, अब ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये दोनों हो गया पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल, और यहां जब 90 डिग्री है तो यहां भी 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दिए हम, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस मान लेते हैं। पॉइंट ए से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले और उसी को प्रोड्यूस किए जो कि बी क्यू को आर पे मिलता है। अब ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन को इंटीरियर एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। इट मींस दिस एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एस आर। हो गया।
अच्छा, जब इसके ये पैरेलल हो गया तो जब ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से ये बन गया। चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ठीक है, ST नाम दे दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ ये एंगल बना रहा है, इस पूरे लाइन के साथ देखिए ये एंगल बना रहा है, और यही लाइन यहां पे इसके साथ ये एंगल बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन है पैरेलल, अभी तुरंत हुआ ना, पैरेलल प्रूफ किए, ये दोनों लाइन है, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इस दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। यदि ये एंगल थीटा है, जो कि हमें पता नहीं है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अब यदि इस लाइन का स्लोप, AB का स्लोप का मतलब पूरा लाइन का स्लोप, ये ऐसे 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 चढ़ाई पे जा रहा है, ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट हम लिए, कोई लंबा सा चढ़ाई है, उसका छोटा सा पार्ट लिए हैं, तो इसका मतलब AB का जो स्लोप होगा वो पूरा लाइन का स्लोप होगा। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB जो लाइन सेगमेंट है विल गिव द स्लोप ऑफ द लाइन L, क्योंकि AB को ही दोनों तरफ प्रोड्यूस किया है, सेम लाइन है, उसी का एक टुकड़ा है। तो यदि AB का स्लोप निकाल लें तो हमको इस पूरे लाइन का स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, थीटा पता नहीं है तो हम लिख तो सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन AB इक्वल टू M इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। अच्छा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, BRA ARB, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल का टेंजेंट जो होता है उसके अपोजिट साइड और जिस पे वो एंगल बनता है बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। जिस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं वो देखना है कि वो किस पे बना हुआ है, इस बेस पे बना हुआ है, इस बेस पे बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज इस बेस पे बना हुआ है। ठीक है, और एंगल के सामने, अब इस बेस पे ये क्या है, लाइन खड़ा है, BR क्या है, बेस पे परपेंडिकुलर खड़ा है। जो परपेंडिकुलर खड़ा है उसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, सीधा खड़ा है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है किसी राइट एंगल में टेन थीटा, किसी एंगल का टेंजेंट उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां क्या है, BR, बेस क्या है, AR। ठीक है, थीटा तो पता नहीं था, M इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब हमको ये पता चला कि टेन थीटा निकल सकता है यदि हमको BR और AR का वैल्यू निकल जाए, BR और AR का वैल्यू निकल जाए। अब BR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का B का x2 y2, x2 y2, मतलब देखिए y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहां क्या पता चल रहा है, BQ का वैल्यू है y2, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का वही उसका y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अच्छा, और x कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये TB, ये हो गया x2। अच्छा, ये देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल बन गया, बड़ा वाला देखिए,
TBQO, ये रेक्टेंगल बन गया। तो TB का जो साइज होगा वही साइज OQ का होगा, वही साइज OQ का होगा। ठीक है, तो OQ हमको निकल गया, BQ हमको निकल गया। अभी हमारा काम बना नहीं, हमको निकालना है BR और AR, BR और AR। तो BQ में यदि QR माइनस हो जाए, BQ पूरा लाइन है जिसको मिटा दें तो हमको BR मिल जाएगा। यानी यदि QR हमको मिल जाए तो मेरा BR का वैल्यू आ जाएगा इन द टर्म ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट। गिवन कोऑर्डिनेट, एंगल नहीं दिया होता है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। अब चलिए ए पॉइंट पे पहले चलिए। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1। इसका मतलब हुआ y कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी y डायरेक्शन में, y कोऑर्डिनेट में y डायरेक्शन में चलिए, तो x एक्सिस से y डायरेक्शन में चलिए। यानी ये AP, जो AP है यही है y2, सॉरी y1, यही है y1। ठीक है, AP हमको नहीं चाहिए था, हमको तो ये घटाना है RQ, BQ में RQ। अब फिर यहां देखिए ARQP, ARQP को देखने से पता चलता है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसके ये पैरेलल है। तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो AP है वो RQ के बराबर हो गया, RQ के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए BQ निकल गया, RQ निकल गया, तो BQ माइनस RQ इक्वल टू BR हो जाएगा कि नहीं? तो BR आराम से निकल जाएगा, BR इक्वल टू BQ माइनस RQ। BQ मेरा कितना है? y2, RQ क्या है? y1 माइनस y1। BR निकल गया, वेरी गुड। यानी ये निकल गया, ये निकल गया, जिसको परपेंडिकुलर हम लोग बोल रहे थे वो निकल गया y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा TBX2, ठीक है, TB या OQX2 है। निकालना हमको क्या है? AR निकालने के लिए हमको PQ निकाल लेना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? PQ निकालना पड़ेगा। ठीक है, PQ निकालने के लिए OQ में OP को माइनस करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यदि आपको PQ निकालना है, PQ जो कि AR के बराबर होगा, PQ जो कि AR के बराबर होगा, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, अभी तक बताया हमने। PQ जो AR के बराबर होगा, वो PQ निकालने के लिए हमको OQ माइनस OP करना पड़ेगा, OQ माइनस OP करना पड़ेगा। और OQ हमने निकाल लिया है x2। अब हमको निकालना है OP मतलब इस पॉइंट A पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए x1 है, यानी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस x1 है, इसका मतलब SA x1 है, और ये रेक्टेंगल हो गया, यानी OP भी x1 है। ऐसे भी समझिए, यहां से x1 है, यहां से y1 है, यानी ये y1, ये x1, यानी OP इक्वल टू हो गया x1। OP इक्वल टू क्या हो गया? x1। तो यहां पे OQ मेरा निकला हुआ है x2, OP हो गया x1। अब मेरा PQ भी निकल गया और BR भी, हाँ PQ मतलब AR निकल गया और BR भी निकल गया, AR भी निकल गया और BR भी निकल गया। तो tan थीटा हमारा हो गया BR अपॉन AR, यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर? यानी ये इससे पता चला कि यदि किसी लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो,
तो हम उस लाइन का स्लोप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या हुआ? स्लोप ऑफ एनी लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी पहले ऊपर में जिसका कोऑर्डिनेट लिए हैं नीचे में भी पहले उसी का कोऑर्डिनेट लीजिए, ठीक है। और इसमें y2 में y1 को माइनस किए हैं, इसमें x2 में x1 को माइनस करिए और उसका रेशियो जो होगा वो होगा आपका स्लोप ऑफ द लाइन। इसमें जो है ये हुआ कि यदि आपको किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो आप उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। और यही मेजर इंपॉर्टेंस का चीज है आगे जो हम पढ़ेंगे। थीटा यदि दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, तब तो m इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यदि थीटा नहीं दिया हुआ है, आपको उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं उस लाइन का। और ये जो है यही फॉर्मूला हम लोग को आगे ज्यादा से ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। स्लोप हो गया। अब इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करें, नहीं पहले एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल से हम लोग स्लोप और स्लोप निकालना सीखेंगे और स्लोप को इंक्लिनेशन से को रिलेट करना सीखेंगे इस एग्जांपल से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस एग्जांपल को देखिए, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। अभी बताया 2 पॉइंट दिया रहेगा और उससे होके लाइन पास करेगा, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट है ए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3। कोई पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 7 और इससे होके एक लाइन पास कर रहा है, कह रहा है इसका स्लोप बताइए। तो अभी जस्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जनरली ऐसा ही मिलेगा आपको कि 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उससे होकर पास करते हुए लाइन का स्लोप निकालना है। तो अब लाइन में इससे होकर पास कर रहा है, ठीक है, स्लोप निकालना है। अभी देखिए ये पॉइंट जो है इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको हम कह सकते हैं कि नहीं x1 y1, हम कह सकते हैं x1 के जगह पे -2 है, y1 के जगह पे 3 है, ठीक है। अच्छा, इसको कह सकते हैं कि नहीं x2 y2। यदि इसको x1 y1 नाम दिए तो इसको x2 y2 नाम दिए। तो यहां x2 यानी b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका y कोऑर्डिनेट 7 है। सिंपल सा फार्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन AB दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से करेंगे। तो क्या बताए थे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 मेरा कितना है 7, इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y1 3 -3 बाई इसका x कोऑर्डिनेट 2, जिसका पहले y कोऑर्डिनेट लीजिए उसी का x कोऑर्डिनेट लीजिए, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट -2 7 -3 4 हो गया। अच्छा,
और माइनस माइनस 4 हो गया। तो 4 1 4, यानी इसका स्लोप हो गया 1। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इक्वल टू 1। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है, किसी के मन में भी उठ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने इसको x2 y2 लिया, इसको x1 y1 लिया। मेरा मन कर रहा है कि नहीं, इसी को हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? मेरा मन, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके y में इसके y को माइनस करिए, ठीक है। खाली ये ऑर्डर रखिए कि यदि पहले हमने b पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज किया है, बाद में a पॉइंट का, तो न्यूमरेटर में भी b माइनस a करेंगे और डिनोमिनेटर में भी b माइनस a करेंगे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए। यहां भी जैसे देखिए, अब कह रहे इसका हम y2 मानेंगे, ठीक है। तो y2 यहां कितना है, देखिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप इक्वल टू y2 यहां कितना है, 3 है, ठीक है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी आपने इसको y2 दूसरा पॉइंट मान लिया, इसको पहला इसको दूसरा, ठीक है। तो y2 कितना है, 3 है, y2 3 है, माइनस y1 कितना है, 7 है। अब चूंकि इसको पहले आपने दूसरा पॉइंट, पहले इसका y कोऑर्डिनेट लिया ना, उसमें उसके y कोऑर्डिनेट को घटाया, तो x में भी ऐसा नहीं उसमें इसमें घटा दीजिए, नहीं, सेम ऑर्डर मेंटेन करिए। अब इस x में जिसको हमने अब x2 बना दिया, तो यहां पे x2 हो जाएगा -2, और यहां पे x1, दिस इज x1 नाउ, x1 हो जाएगा -2। बात समझ रहे हैं? इसको हम मिटा दिए। अब देखिए, इसको मान लिया x1, इसको y1, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इतना ही ध्यान रखना है। इसके y में यदि इसके y को माइनस किए हैं, तो इसी के पहले वाले के x में दूसरे वाले के x को माइनस करिएगा, नहीं तो स्लोप में जो है नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस कट गया, दैट इज 1। देखिए दोनों तरह से स्लोप सेम आया, कोई बेहिचक कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब स्लोप तो आपने निकाल लिया इस लाइन का स्लोप तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहां कह रहा है कि इंक्लिनेशन निकालिए, यानी वो एंगल निकालिए जो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, सपोज करिए यहां पे एक्स एक्सिस कहीं ऐसे करके जा रहा है, और वाई एक्सिस ऐसे करके जा रहा है। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस ऐसे करके जा रहा है और ये वाई एक्सिस ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इंक्लिनेशन निकालने का रहा है, वो निकालने का रहा है ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना का एंगल बना रहा है, सपोज करिए ये थीटा का एंगल बना रहा है। तो अब वहां चलिए स्लोप का जो दूसरा डेफिनेशन था, एम यानी स्लोप जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू हम लोग देते हैं tan थीटा। थीटा यहां क्या है, एंगल मेड बाय दिस लाइन with the axis x axis in anti-clockwise direction is theta। यानी ये जो स्लोप है, स्लोप इस फॉर्मूला से हमने निकाल लिया है, और हम जानते हैं कि स्लोप tan थीटा भी होता है। इसका मतलब ये जो tan थीटा 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ स्लोप निकाला है 1, और हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 इक्वल टू tan थीटा ऐसे लिख सकते, tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, दिस इंप्लाइज, इससे पता चल गया tan थीटा इक्वल टू 1। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, tan का वैल्यू 1
किस एंगल के लिए होता है, tan का वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होता है, ये होता है 45 डिग्री के लिए। किसके लिए? 45 डिग्री के लिए। tan का वैल्यू 1 45 डिग्री के लिए होता है, यानी tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी उस लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री हुआ। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहां से 2 पॉइंट जो हमको दिया हुआ था उससे जो स्लोप मेरा निकला वो निकला 1, और हम जानते हैं स्लोप को एक दूसरे तरह से भी डिफाइन किया जाता है, वो है कि एंगल टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस एबव द एक्स एक्सिस इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी स्लोप m इक्वल टू इतना कॉम्प्लिकेट करके नहीं tan थीटा। ठीक है, अब स्लोप जो यहां हमारा निकला है 1 है, इट मींस tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसी लाइन का स्लोप 1 है और इसी लाइन यही लाइन थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। और 1 tan के कितना डिग्री के लिए 1 होता है ये पता है, tan 45 डिग्री के लिए 1 होता है, इसका tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें आपको एकदम पता चल गया व्हाट इज इंक्लिनेशन, व्हाट इज द स्लोप, हाउ विल वी फाइंड द स्लोप, एंड फ्रॉम द स्लोप हाउ विल वी फाइंड द इंक्लिनेशन। और यदि इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, स्लोप निकालना है, tan 45 डिग्री निकाल देंगे। यानी स्लोप और इंक्लिनेशन में हमारा जो समझ है, जितना समझ है, उससे लग रहा है कि आपको अब कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। यदि कोई कंफ्यूजन रह गया, यदि कोई कंफ्यूजन रह गया, आपको लगता है कुछ और समझना है, तो आप जो है निसंदेह कमेंट करके हमको बताइए। सुधार की संभावना हमेशा रहती है और हम आपके लिए सुधार करने के लिए, आपके फायदे के लिए सुधार करने के लिए प्रयत्न करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने अभी tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री बराबर कुछ होता है √3 मान लीजिए, sin 45 डिग्री 1/√2। अच्छा, इसको मान लीजिए कि कभी कभी याद नहीं रह सकता है, कंफ्यूज हो सकता है लोग, तो मैं उसको बता के और इस सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। तो समझिए, बताना है हमको कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। अच्छा, ये tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा, these are called trigonometric ratio। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताऊंगा। एक टेबल बनाइए, यहां पे थीटा इधर स्टैंडर्ड एंगल, और यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 लेंगे हम लोग, साइन, कॉस और टेन। स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो है ज्योमेट्री में, यूक्लिड ज्योमेट्री में इस इतने एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है स्टैंडर्ड एंगल। बाकी कुछ जो और एंगल हैं उसके लिए आपको जैसे लॉग का चार्ट मिलता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी चार्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। साइन थीटा को हमने 0/0 रेशियो करके स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है।
अब इसके बाद वाला का सॉरी 0/4 0/4, इसके बाद वाले का 1/4 का स्क्वायर रूट, इसके बाद वाले का 2/4 का स्क्वायर रूट, सबके डिनोमिनेटर 4 है, 3/4 का स्क्वायर रूट, 4/4 का स्क्वायर रूट। बस यही साइन का वैल्यू दे देगा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5 रेशियो हमने लिखा और सबका स्क्वायर रूट। अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करिएगा 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। अच्छा यहां देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, यानी साइन 0 = 0, 30 = हाफ, साइन 30 = हाफ। यहां इसको काट दीजिए, काट दिए, ठीक है, कट रहा था काट दिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। अब ऊपर बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, इर्रेशनल नंबर। अब ये तो सिंपलेस्ट कटेगा नहीं, ऊपर वाला का स्क्वायर रूट 3, नीचे वाला का स्क्वायर रूट 2, ये तो आराम से कट गया, यानी 1 स्क्वायर रूट 1। अब यहां देखिए आपका साइन का वैल्यू निकल गया, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इंक्रीज कर रहा है ये वैल्यू साइन का, 0 से शुरू हो रहा है, ये आधा हुआ, ये बड़ा है, इससे बड़ा है 1/√2, क्योंकि यहाँ 1 को 2 से डिवाइड किया है, यहाँ 1 को √2 से डिवाइड किया है, √2 2 से छोटा होगा, ठीक है। ये √3/2 है, ये 1 है, ये बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर जो है यहाँ 1 है, न्यूमरेटर में यहाँ भी 1 है, यहाँ बड़ा नंबर है तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा नंबर है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है। कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 90 डिग्री वाला लिख दीजिए 0 में, और उसके बाद वाला लिख दीजिए √3/2 30 में, उसके बाद चलिए 45 में 1/√2, तो यही रह जाएगा, ठीक है। अब उधर से चल रहे हैं, ये यहां कर दिए, ये वाला यहां कर दिए, ये वाला यहां कर दिए, अब ये वाला यहां आ जाएगा 1/2 और ये वाला यहां आ जाएगा, बस कॉस का वैल्यू हो गया, ठीक है। 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब याद देखिए 0 डिग्री के लिए साइन थीटा कितना है 0, कॉस थीटा कितना है 1, 0/1 0 हो गया। अब इसको देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यह है ना, 2 कट किया यानी 1/√3। यहां देखिए 1/√2 1/√2 1/√2 बाय 1/√2, सब खत्म, 1 √2 1 1, या रेसिप्रोकल करिए ना, ये √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, √2 कट जाएगा, समझ लीजिए। 1/√2 है डिवाइडेड बाय √2 ऊपर जाएगा, 1 जाएगा, कट गया, 1 बचा नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे √3/2 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा। यहाँ 1/0 किसी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं है ये नंबर, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। ये अनडिफाइंड है नंबर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में लोग इसको कह देते हैं इंफिनिटी। क्या कह देते हैं? इंफिनिटी, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन यदि कोई आपको पूछे कि किसी नंबर को 0 से डिफाइन करेंगे, what will be the value of that number, then you have to say no, we can't divide any number by 0, it is undefined, it is undefined। और ट्रिग्नोमेट्री में लोग
फ्रीक्वेंटली इसको एज एन इन्फिनिटी यूज करते हैं, यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वो बड़ा सा नंबर बनेगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ये एक तरीका है जिसको कि मान लीजिए याद नहीं है, एग्जाम में बैठे हैं, 2 मिनट टाइम देके, यदि साइन कॉस 10 का बात आता है, दो चार प्रॉब्लम आता है, तो 2 मिनट टाइम देके फटाफट, इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 0/4 दिमाग में रखिएगा, हाँ, स्क्वायर रूट 0/4 0, 1/4 1/2, 1/2/4 1/√2, 3/4 3/2, 4/4 1, ये लिखे, फट से इसको उलट दिए और ये डिवाइड करने में तो बस 2 मिनट का काम है। इसको कहीं आप जो है रफ में कर लीजिए और अपना सवाल बनाइए, ठीक है। इसी के साथ ये जो लास्ट में आपको ट्रिक दिया, ये गुरु परंपरा से चली आ रही है। अब जो भी है, साइन का उल्टा कॉसेक 1/, करके, कॉस का उल्टा सेक 1/, करके, टेन का उल्टा कॉट 1/, करके निकल जाएगा। इतना ही रेशियो यदि आपको बेसिक याद है तो ये गुरु परंपरा से चली आ रही है, जिसका कि हमने आपको लाभ दिया। इससे आप लाभान्वित होइए, और यदि कोई आपके साथी संगी भी लाभान्वित होना चाहते हैं तो विद्या को बांटिए। विद्या बांटने से बढ़ता है, विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको बांटने से बढ़ता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बियर करने के लिए मेरे साथ, और यदि अच्छा लगे तो लोगों को भी बताइए और बांटिए, विद्या को बांटिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।